ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का दूसरा मरहला क्या है? इसका आगाज एक बी-2 स्टेल्थ बमबार के ईरान के गिर्द मौजूद अल्बर्स के पहाड़ों में छुपे एक हदफ पर एक बहुत बड़ा बनकर बिस्टर बम गिराने से होता है। हदफ को एक खास वजह से मुंतखब किया गया था। पहाड़ों की गहराई में ईरान ने कसीरुल जहती जेर ज़मीन सुरंगों का एक जाल बिछाया है। उन्होंने ये वसी नेटवर्क अपने सबसे कीमती असासे और बैलिस्टिक मिसाइलों के बड़े ज़ख़ीरे को छुपाने के लिए बनाया है। उनकी हिकमत अमली सादा लेकिन मोहलिक है। उन छुपे हुए बंकरों से निकलकर अमरीकी तैयारों पर उस वक्त घात लगाकर हमला करना जब उन्हें इसकी बिल्कुल तवक्को न हो। तो आप इतनी गहराई में छुपे खतरे का मुकाबला कैसे करते हैं? आप एक इंतहाई सर्जिकल हथियार इस्तेमाल करते हैं जो मजबूत कंक्रीट की मोटी तहों को सीधा छेदने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन बनकर बिस्टर्स में से सिर्फ एक दर्जन के साथ फौज एक ही तबाहकुन हमले में पूरे जेर ज़मीन मिसाइल शहर का सफाया कर सकती है। ऑपरेशन एपिक फेवरी का दूसरा मरहला क्या है? 7 दिन की मुसलसल जंग। ईरान की फ़िज़ाओं में बिलआखिर खामोशी है, लेकिन इस खामोशी से धोखा ना खाएं। अगरचे अमरीका ने तकरीबन मुकम्मल फ़िज़ाई बरतरी हासिल कर ली है, लेकिन जंग अब अपने ख़तरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो रही है। पहला मरहला फ़िज़ाओं को साफ़ करने के बारे में था, जबकि दूसरा मरहला ईरान के स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइलों को ज़ेर ज़मीन निशाना बनाने के बारे में है। ये हाईटेक भूल भलियाँ हैं जो ठोस पहाड़ी चट्टानों में गहराई तक खोदी गई हैं और सैकड़ों फुट मिट्टी और मजबूत कंक्रीट से महफूज हैं। अगर आप यहाँ एक आम बम गिराते हैं तो उस पर एक खराश भी नहीं आएगी। लेकिन मसला ये है, ईरान अभी तक जंग से बाहर नहीं हुआ है। अगर आसमान पर अमेरिका का कब्जा है तो फिर आम लड़ाका तैयारे क्यों नहीं भेज देते? क्योंकि अगरचे ईरान का मरकजी नेटवर्क टूट चुका है, फिर भी S-300 जैसी अलग थलग ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाली बैटरियां अभी भी साए में छुपी हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल के लिए, जो फ़िज़ाइया का अफसानवी बम ट्रिक है, एक बदमाश मिसाइल का एक खुशकिस्मत रीडार लॉक मौत का परवाना है। और इतने बड़े खतरे वाले तनाज़े में अमले और मल्टी मिलियन डॉलर के जेट को किसी बच जाने वाली बैटरी के हाथों खोने का खतरा पेंटागन बिल्कुल मोल नहीं लेगा। जब रिवायती लड़ाका तैयारों के लिए खतरा बहुत ज़्यादा हो तो आप बड़े खिलाड़ियों को मैदान में लाते हैं। B-2 स्पर्ट, B-2 स्पिरिट, स्टेल्थ बमबार। ये $2 बिलियन का अड़न बाजू एक ख़ास मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया था कि वहाँ जाए जहाँ कोई और चीज़ नहीं जा सकती। ये फ़िज़ाई दिफा से नहीं लड़ता, ये इन्हें नज़रअंदाज करता है। स्ट्रेटोस्फीयर में बगैर किसी शनाख्त के उड़ते हुए B-2 ज़मीन का वाहिद प्लेटफॉर्म है जो इस मुतनाज़िया फ़िज़ाई हदूद में घुसकर हतमी वार करने की सलाहियत रखता है। दर्जनों 2000 पाउंड BLU-109 बनकर बिस्टर्स की बारिश करके पहाड़ को तोड़कर खोल देता है। लेकिन जौहरी मकामात कहाँ वाक़ हैं? फोर्सेस ने इंतहाई किला बंद ज़ेर ज़मीन हथियारों के कम्प्लेक्स को निशाना बनाया, जिन्हें अक्सर मिसाइल शहर कहा जाता है, जो ईरान के इर्द गिर्द अल्बर्स के पहाड़ों के बेडरॉक में गहराई तक तराशे गए थे। ये तवील फासले का मिशन कहाँ से शुरू हुआ? ऑपरेशन का आगाज़ हज़ारों मील दौर मिसौरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से हुआ। 4 B-2 स्पर्ट स्टेल्थ बमबार एक बराह रास्त राउंड ट्रिप मिशन के लिए रवाना हुए, जो 6000 समंदरी मील से ज़्यादा का सफ़र मुकम्मल करने के लिए बहरे ओकियानूस और बहीरा रूम के ऊपर फ़िज़ाई ईंधन भरने वाले टैंकरों के बेड़े पर इन्हिसार कर रहे थे। लेकिन फ़ौज ने आने वाले बमबारों के लिए फ़िज़ाई हदूद कैसे तैयार की? B-2 के पहुंचने से पहले अमरीका और इत्तेहादी अफवाज ने दुश्मन के फ़िज़ाई दिफा को दबाने की हिकमत अमली पर अमल किया। EA-18 ग्राउलर्स ने भारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ दुश्मन के रडार सिस्टम को जाम कर दिया, जबकि लड़ाका तैयारों ने ऑपरेशनल ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया, ताकि दिफाई गर्ड को अंधा किया जा सके और एक महफूज रास्ता साफ किया जा सके, जिससे तबाह हाल फ़िज़ाई हदूद में मुकम्मल तौर पर बगैर किसी शनाख्त के कामयाबी से दरअंदाजी की गई। इतनी गहराई में दफने तनसीबात को तबाह करने की हिकमत अमली क्या थी? एक बार हदफ के नुकात पर पहुंचने के बाद बमबारों ने इलाके को सैराब करने के लिए अपने अंदरूनी दरवाजे खोल दिए। एक ही बड़ा धमाका खेज मवाद गिराने के बजाय उन्होंने मुतअद्दिद दुरुस्तगी से रहनुमाई करने वाले बनकर बिस्टर्स तैनात किए, मजबूत कंक्रीट के दाखिली रास्तों को गिराने, वेंटिलेशन शाफ्ट को तोड़ने और साख्ती कमजोरियों का फ़ायदा उठाने के लिए टकराव के ऐन मुताबिक जावियों का हिसाब लगाया, जिससे बैलिस्टिक मिसाइल मुअस्सर तरीके से पहाड़ के अंदर ही दफन हो गए। इस ऑपरेशन के दौरान कितने बनकर बिस्टर बम गिराए गए? B-2 तैयारों ने दर्जनों BLU-109 2000 पाउंड प्रिसिशन गाइडेड पेनेट्रेटर बम गिराए। ये हमला बेहतर घंटे की एक बड़ी मुहिम का एक अहम हिस्सा था, जिसने खित्ते के अंदर गहराई में तकरीबन 200 मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। लेकिन BLU-109 और GBU-57 बम में क्या फ़र्क है?
जबकि 30,000 पाउंड का बड़ा GBU-57 MOP पहाड़ के गहरे तरीन हिस्सों को कुचलने के लिए इस्तेमाल होता है। GBU-28 और GBU-31 सर्जिकल टूल्स हैं। आइए तफसील से देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब ये बम B-2 स्पर्ट के पेट से गिरता है तो ये एक रिवायती गैर रहनुमाई वाले हथियार की तरह ही गिरता है। असल जादू फ्यूजिंग में है। अमला उसे नाक के फ्यूज, दम के फ्यूज या दोनों के साथ फिट कर सकता है। अगर ये नाक के फ्यूज के फ़आल होने के साथ मिट्टी से टकराता है तो ये टकराते ही फट जाता है, जिससे सतह पर एक बड़े धमाके के लिए फौरी तौर पर धमाका खेज नाली मुतहर्रिक हो जाती है। लेकिन अगर पायलट को किसी सख्त हदफ को तोड़ना हो तो वो ताख़ीर से रद्दअमल के लिए FMU-139 टेल फ्यूज पर इन्हिसार करते हैं। कशिश शकल की वजह से बम का भारी खोल इमारत की कंक्रीट की सतह में आसानी से घुस जाता है। एक बार अंदर जाने के बाद स्मार्ट फ्यूज 500 पाउंड पे लोड को मुतहर्रिक करने से पहले प्रोग्राम शुदा मिली सेकेंड्स की गिनती करता है, जिससे हदफ अंदर से बाहर की तरफ तबाह हो जाता है। इसके छोटे से $4 और 0 सेंट के कीमत के टैग पर गौर करते हुए इसकी तबाहकुन सरमायाकारी पर वापसी हैरान कुन है। तो BLU-109 और GBU-57 के बड़े लॉन्चिंग के अमल के दरमियान असल फ़र्क क्या है? मरहला 1, बम की तैनाती का प्लेटफॉर्म। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, एक B-2 स्टेल्थ बमबार बहुत ज़्यादा बुलंदी पर उड़ता है। जब तैयारा मुकर्ररा मकाम पर पहुंचता है और हालात साजगार होते हैं तो ये इस खुसूसी MAB हथियार के निज़ाम को छोड़ सकता है। बम को दुरुस्तगी के लिए डिज़ाइन किया गया है और तैनाती की ऊंचाई उसकी रफ्तार और तासीर में अहम किरदार अदा करती है। फिर मरहला 2 आता है, हदफ की दुरुस्तगी, टारगेटिंग प्रिसिशन। बम जदीद गाइडेंस टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसमें GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम शामिल हैं जो मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट हैं। फिर तीसरा मरहला आता है जो कि रफ्तार ट्रैजेक्टरी को एडजस्ट करना है। फिर रहनुमाई की मालूमात और डेटा बम के पिछले हिस्से में मौजूद 4 लेटिस मोटर्स फिन्स को मुंतकिल किया जाता है। ये फंस रियल टाइम में हरकत और एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कशिश शकल की क़ुव्वत के तहत नीचे आते हुए बम को अपना रास्ता दुरुस्त करने में मदद मिलती है। ये एडजस्टमेंट ज़रूरी हैं क्योंकि हथियार में अपनी रफ्तार को तब्दील करने के लिए थ्रस्टर्स नहीं होते हैं। इसके बजाय ये अपनी परवाज के रास्ते को कंट्रोल करने के लिए उन फंस की हरकत और ऊंचाई से गिरने पर इन्हिसार करता है। यही वजह है कि बम को बहुत ज़्यादा बुलंदी से तैनात किया जाना चाहिए ताकि उसके पास अपनी रफ्तार को दुरुस्त तरीके से एडजस्ट करने के लिए काफ़ी वक्त और फासला हो। यहाँ सबसे मुश्किल हिस्सा आता है जो कि चौथा मरहला है, टकराव और दुखूल, इम्पैक्ट एंड पेनिट्रेशन। बम, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के नाम से जाना जाता है, का वजन तकरीबन 30,000 पाउंड है, जो कि 14,000 किलोग्राम के करीब है। जब ये अपने हदफ पर पहुंचता है तो ये इंतहाई जोर से टकराता है, जिसे बंकरों जैसे मजबूत ढांचे की गहराई में घुसने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टकराने पर पैदा होने वाली तवानाई बम को मजबूत कंक्रीट के 200 फुट से ज़्यादा अंदर दफन होने देती है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ये अपने पे लोड को ज़्यादा से ज़्यादा असर के लिए बिल्कुल वहीं पहुंचाए जहां इसका इरादा है। B-2 बमबार बगैर किसी शनाख्त के मिसाइल गारों तक कैसे पहुंचे? जैसा कि बयान किया गया है, तैयारे को मोड़ने और मुस्तहकम करने के लिए तकरीबन हर तैयारे में रेडर और एलिवेटर्स होते हैं, लेकिन B-2 स्पर्ट में उनमें से कोई नहीं है। इसकी वजह यह है कि कोई भी अमूदी ढांचा रेडार की लहरों को मुनकिस करेगा। यही वजह है कि उन्हें इसे पिछले हिस्से में अमूदी स्टेबलाइजर या रेडर के बगैर डिज़ाइन करना पड़ा। इसके बजाय वो अड़न बाजू वाले तैयारे में जहती इस्तेहकाम और कंट्रोल फराहम करने के लिए स्प्लिट ड्रैग रडर्स की इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे अहम कंपोजिट स्टेल्थ स्ट्रक्चर है। यहाँ हम देखते हैं कि रेडार को मुनकिस करने के लिए तमाम किनारे फाइबर ग्लास एपॉक्सी से बने हैं, जबकि परों का सबसे बड़ा हिस्सा बुनियादी तौर पर ग्रेफाइट एपॉक्सी से बना है। दिलचस्प बात यह है कि अमले के स्टेशन की असेंबली एल्यूमीनियम से बनी है। बुनियाद पर चूंकि इन हिस्सों को इंजन से बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, ये टाइटेनियम से बने हैं, जो कि एक इंतहाई मजबूत और महंगा मवाद है। आखिर में हमारे पास फाइबर ग्लास पॉलीइमाइड है, जो एक स्टेल्थ मवाद है और गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। ये कुछ इस तरह नज़र आता है, जिसमें तमाम लेबलिंग और हिस्सों को तफवीज़ किया गया है ताकि आपको बेहतर तस्वीर मिल सके। आइए $1 बिलियन की रेडार पेंट टेक्नोलॉजी पर एक नज़र डालते हैं, जो अब भी क्लासिफाइड खुफिया है, लेकिन यहाँ वो सब है जो हम हुआबाजी के माहिरीन से जानते हैं। इसमें रेडार जज्ब करने वाले मवाद, जिसे रैम भी कहा जाता है, का इस्तेमाल शामिल है। रैम एक पॉलीमर पर मबनी मवाद है जो F-22 रैपिटर और F-35 लाइटनिंग 2 जैसे स्टेल्थ फौजी तैयारों की सतह पर लगाया जाता है। दरिंदे के पेट की तरफ बढ़ते हुए और बम बे के दरवाजे को खोलते हुए
ये वेपन अडाप्टर सस्पेंशन है जो इस बमबार को खतरनाक बनाता है। अगरचे B2 स्पर्ट छोटा लग सकता है, लेकिन ये 500 पाउंड वजन वाले मार्क 82 बमों के इसी नंबरों को फिट कर सकता है। जी हाँ, ये तमाम इसी हथियार इस वेपन अडाप्टर के अंदर फिट हो सकते हैं, जिनका कल वजन 40,000 पाउंड है, जो कि फ्री फॉल ग्रेविटी वेपन सिस्टम का तकरीबन 18,000 किलोग्राम है। मिशन पर मुनहसिर है। B2 स्पर्ट इस रोटरी वेपन सिस्टम में तब्दील हो सकता है, जो इसे AGM 158 मिसाइलों के 16 नंबर ले जाने के काबिल बनाता है, जिनमें से हर एक की कीमत तकरीबन $1.5 मिलियन हो सकती है। जब तैयार हो जाए तो एक B2 स्पर्ट खामोशी से ये हथियारों का पेलोड गिरा सकता है। AGM मिसाइल हदफ की तरफ उड़ने के लिए अपने पर खोलते हैं, जो 230 मील तक का सफ़र करते हैं, जो तकरीबन 370 किलोमीटर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मज़ीद शानदार मवाद के लिए सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए को दबाएं। अपने ख्यालात कमेंट्स में बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।